अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम शौकत अब्बास है और आज मैं ये लेक्चर जो है वो अस्क्रिया लेक्चर्स की तरफ से ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो चैप्टर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का आज हम स्टार्ट लेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट लेंगे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और आज का हमारा पहला लेक्चर है, इंशाल्लाह रूटीन वाइज जो है वो हम टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल। अब यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या है कि हमने जितने भी मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में आइडियाज दिए हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल आ जाता है, नील बोर एटॉमिक मॉडल आ जाता है, रदरफोर्ड आ जाता है, श्रोडिंगर आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाते हैं। तो वो जितने भी साइंटिस्ट ने एटम के बारे में आइडियाज दिए उनके बारे में हमने आज जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेना है। फिर उसके बाद जो है वो हम इस चैप्टर को एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने जो है वो एटम के बारे में आइडिया दिया, और इसने बेसिकली एक मैटर लिया, कोई भी मैटर, उसने आइडिया दिया कि मैटर को जो है वो हम डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज एटम इज इनडिविजिबल। इसके पास्टुलेट्स में दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑल एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन जिस तरह हम पहले पढ़ते हैं कि जी किसी भी एलिमेंट का के अंदर जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो सेम नहीं होते, उनमें जो है वो मैस नंबर यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है। लेकिन रदर जॉन डाल्टन ने जो है वो इसके बारे में आइडिया दिया कि जितने भी एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग कॉन्सेप्ट था। तो इसकी जस्टिफिकेशन नेक्स्ट हमारे पास जो एटॉमिक मॉडल है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेन किया कि ऑल मैस ऑफ द एटम लाइज इन द सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी एटम का जो टोटली मैस है वो कहाँ पे मौजूद होता है, उसके सेंटर में, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। देन उसने एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी न्यूक्लियस के अंदर चार्ज की जो है वो नेचर इसने एक्सप्लेन की है। देन उसके बाद जो है वो इसने पोस्टुलेट एक्सप्लेन किया क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उसने सिर्फ यानी एक आइडिया दे दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं। मैंने इसकी रेवोल्यूशन जो है इस फॉर्म में एक्सप्लेन कर दी है। अब यहाँ पे इस चीज के बारे में मजीद जो डेप्थ में जाएं तो नील बोहर है जिसने हमें आइडिया दिया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। तो उस चीज को जो है वो इसने नील बोहर ने करेक्ट किया। तो नील बोहर का एटॉमिक मॉडल में हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट, यानी जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी, यानी एनर्जी चेंज नहीं होगी। लेकिन रदरफोर्ड ने हमें आइडिया दिया था कि जिस भी ऑर्बिट यानी जो भी मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है वो लगातार एनर्जी एमिट करता है। इट मींस कि हर ऑर्बिट की एनर्जी यहाँ पे क्वांटाइज्ड यानी फिक्स नहीं थी, लेकिन इसने जो है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल या एनर्जी ऑर्बिट का जो है वो हमें कॉन्सेप्ट दिया। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट। और दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और evolved व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। यहाँ पे एनर्जी एवॉल्व हो रही थी लगातार मूवमेंट के रिजल्ट में। यहाँ पे एनर्जी कब एवॉल्व या एब्सॉर्ब होगी, जब बच्चे एक चीज माइंड में रखनी है कि सिंपल सी एग्जांपल है, जब हम फर्ज कर लें एसी वाले रूम में बैठे हैं, जैसे ही बाहर जाएंगे तो बाहर गर्मी ज्यादा है, तो क्या होगा कि जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमने इन्वायरमेंट चेंज किया, कम एनर्जी से, एसी वाला रूम यानी कम एनर्जी से हम ज्यादा एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें गर्मी फील होगी। इट मींस कि हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो इसके हम ये कह सकते हैं कि जब हम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी फिनोमेना ऐसा है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में, लेट्स सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसमें जाना चाहता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब दूसरा केस क्या है कि हम बाहर खड़े हों और एसी वाले कमरे में हमें आना पड़ जाए, तो अंदर चूंकि ठंड है, बाहर एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी से जब हम कम एनर्जी की तरफ जाएंगे तो हमें ठंड का मतलब ये है कि हम एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, एमिट कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, और यही इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में जाएगा देन एनर्जी जो है वो एमिट करेगा। ये होता है हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्बेंस और एनर्जी एमिशन का फिनोमेना। फिर है एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, यानी यहाँ पे इसने रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जस्ट यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं।
फिर उसके बाद दो और मॉडल थे जिसमें हम जो है वो एक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास मॉडल आ जाता है, जिसमें जो है वो पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम सिमुल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन फाइंड करना चाहेंगे तो मोमेंटम हमारा ठीक नहीं आता, अगर मोमेंटम फाइंड करना चाहेंगे तो हमारे पास पोजीशन जो है वो एक्यूरेट नहीं आती। फिर उसके बाद हमारे पास इसके जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी हमारे पास जो एटम है, कोई भी एटम का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो एटम के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जो कि हमें रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया। इसमें मौजूद जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, जिनको हम ऑर्बिट का नाम या शेल का नाम देते होते हैं, इसमें एक चीज रिवॉल्व करती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते होते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आ जाता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। ये जो न्यूक्लियस के आसपास सर्कल्स में या ऑर्बिट्स में मूव करते हैं पार्टिकल्स, उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते होते हैं और उनपे नेगेटिव चार्ज होता है। और उसका मैग्नीट्यूड यानी चार्ज का जी की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 19 कूलम। फिर उसका रिलेटिव चार्ज जो है वो -1 है, और उसके मैस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 पावर -31 किलोग्राम। देन हमारे पास आ जाता है दीज डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। ये चीज बच्चे मैं आगे जाके जो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड है इन पार्टिकल्स की, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। देन जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया इलेक्ट्रॉन को, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्टिकल्स है वो है हमारे पास प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का कंपैरिजन भी हम ऐसे ही करेंगे जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज में देखें तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, यानी इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो बच्चे एक चीज माइंड में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा, प्रोटॉन पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो ही होगा, जस्ट इनके सिंबल्स चेंज होंगे। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह इसका चार्ज है हमारे पास, क्या चार्ज इज इक्वल टू, यहाँ पे -1.6022 मल्टीप्लाई 10 पावर 19 कूलम, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा +1.6022 मल्टीप्लाई 10 पावर 19 कूलम। फिर उसके बाद इसका रिलेटिव चार्ज, यानी वो जो चार्ज है जिसको हम रिलेट करके हम फाइंड कर रहे हैं, वो -1 होता है, जबकि इसका जो रिलेटिव चार्ज होता है वो +1 होता है। रिलेटिव चार्ज इज इक्वल टू +1। फिर उसके बाद अगर हम मैस की बात करें तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि इसका जो मैस है प्रोटॉन का मैस 1836 टाइम, इसका रिलेटिव चार्ज जो है ना वो +1 होता है। जबकि अगर हम इसके मैस की बात करें तो प्रोटॉन का मैस जो है ना वो 1836 टाइम हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो प्रोटॉन का मैस, वो इलेक्ट्रॉन के मैस से 1836 टाइम हैवियर, यानी ये थोड़ा सा भारी होता है 1836 टाइम। देन इसमें इसकी डिफ्लेक्शन की बात करें तो दीज डिफ्लेक्ट टुवर्ड नेगेटिव प्लेट। तो फिर वही पॉइंट आएगा हमारे पास कि इनकी जो डिफ्लेक्शन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है, तो ये नेगेटिव प्लेट की डिफ्लेक्शन जो है वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट पार्टिकल है, जिस तरह यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को स्टडी कर लिया, तो हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है पार्टिकल है वो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन्स को भी फिर हम कंपेयर करेंगे पिछली प्रॉपर्टीज के साथ, तो यहाँ पे सारी चीजें हमें क्लियर हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। अब न्यूट्रॉन्स जो है ना, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। सो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि दीज आर न्यूट्रल, दैट इज नो चार्ज। देन हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चूंकि चार्ज नहीं है देन उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं होगा। देन हमारे पास रिलेटिव चार्ज, जब इस पे यानी कंपेयर भी नहीं करना तो इसका रिलेटिव चार्ज है वो 0 होगा। रिलेटिव चार्ज इज 0। अब हम इसके मैस की बात करें तो इसका मैस 1.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -27 किलोग्राम है। ये इनकी प्रॉपर्टीज थी
और अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी को कंपेयर करके पढ़ें तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या बनेगी, दीज डोंट डिफ्लेक्ट टूवर्ड एनी प्लेट। यानी ये जो रेज हैं, न्यूट्रॉन्स जिनको हम नाम देते होते हैं, इनका मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे भी इनकी डिफ्लेक्शन यानी अफेक्ट नहीं होता। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है हमारे पास, क्या, डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन देखनी है। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूं और फिर वही चीज जो है ना मैं बोल दूंगा, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हमने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करना है। एक तरफ मेरे पास पॉजिटिव प्लेट होगी और दूसरी तरफ मेरे पास नेगेटिव प्लेट होगी। यहां पे हम किसी भी सोर्स से क्या करते हैं कि मुख्तलिफ रेज को जो है वो यहाँ पे फील्ड में से पास आउट करवाते हैं। तो अब हमने यही पांचवें पॉइंट, इसका पांचवा और इसका चौथा पॉइंट हमने यहाँ पे डिटेल से देखना है कि यहाँ पे हमें इसकी चार्ज की नौयत का नहीं पता। लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन है, हमें चार्ज का नहीं पता। तो एक चीज माइंड में रखनी है कि दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अगर दो डिफरेंट चार्जेस होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां पे जैसे ही यहां से हमने एक पार्टिकल गुजारा, अननोन पार्टिकल है यानी था इलेक्ट्रॉन वाला, लेकिन अभी हमें इस पे चार्ज की नौयत का आइडिया नहीं है कि ये कौन सा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है लेकिन चार्ज इस पे कौन सा है। तो जैसे ही इस फील्ड में से गुजारेंगे तो ये अननोन था, लेकिन इस फील्ड को तो पता चल जाना है कि इस पार्टिकल पे, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है इस पे कौन सा चार्ज है। तो ये क्या करेगा कि ये जो रेस थी ये डिफ्लेक्ट होके पॉइंट ए की तरफ आ जाती है। अब इसी तरह उसी सोर्स में से, ये कोई और सोर्स हम ले लेते हैं, एक और चार्ज की नेचर वाला हम जो है वो रे यहां से पास आउट करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पास आउट करवाने की कोशिश की है तो कुछ रेज जो है ना वो पॉइंट बी पे जाके डिफ्लेक्ट हुई है। अब इसी तरह मैंने, चूंकि हमारे पास पार्टिकल 3 थे, तीसरे पार्टिकल को मैं क्या कर रहा हूं कि फिर नया सोर्स लेके तीसरे पार्टिकल वाली रेज को मैंने यहां से पास करवाया, तो वो ना ए की तरफ मुड़ी है ना बी की तरफ, बल्कि सी पॉइंट यानी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जो है ना वो इस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक किया इन्होंने। अब यहाँ पे एक चीज हमने रिजल्ट लेना है। कौन सा रिजल्ट? कि जब हमने ये ब्लू कलर की रेज यहां से गुजारी तो हमें इन पे चार्ज की नौयत का हमें आइडिया नहीं था। ये थे इलेक्ट्रॉन्स लेकिन चार्ज का नहीं पता था। तो फील्ड ने क्या किया कि नेगेटिव प्लेट्स ने इन रेज को रिपेल किया और दूसरे लफ्जों में पॉजिटिव प्लेट ने इसको अट्रैक्ट किया। तो इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कि ये इस तरफ आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये, जो मैं भी पहले कह चुका हूं कि अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो जो अगर ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पे नेगेटिव चार्ज है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि पहले वाली रेज ब्लू कलर वाली, उनको ये पॉजिटिव प्लेट जो है वो अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अननोन रे पे, ये देखिए ना, अपोजिट चार्जेस वाली रेज अट्रैक्ट करती हैं, अननोन रेज पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सॉरी। तो यहाँ पे अगर मैं ब्लैक कलर की रेज के बारे में आइडिया लगाऊं कि ब्लैक कलर वाली रेज पे कौन सा चार्ज है, तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन हमने जहां से एमिट किए तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे देखें, दीज डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। क्यों? क्योंकि इन पे तो नेगेटिव है लेकिन यही नेगेटिव इनको अट्रैक्ट कर रही है। इट मींस कि जिनको अट्रैक्ट कर रही है ये नेगेटिव प्लेट, उन पे पॉजिटिव चार्ज है और दीज आर प्रोटॉन्स। अब इसी तरह हमारे पास तीसरा पॉइंट था जो कि न्यूट्रॉन पार्टिकल था। इसको जब हमने फील्ड में से गुजारा तो इस पे यानी ये डिफ्लेक्शन ही हमें बता रही है, यानी कि विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ये रेज जो है ना वो पास आउट हो गई है। इट मींस कि यहाँ पे हमारे पास इन फील्ड का इन रेज पे कोई इफेक्ट नहीं है, जो कि ये शो करता है कि यहाँ पे ये न्यूट्रल होती हैं
इट मींस यहाँ पे इन पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहां पे मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल्स की वन बाय वन डिफ्लेक्शन कैसी होती है। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज, सो दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। प्रोटॉन बीइंग नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, so these rays deflect toward the negative plates. And as we know that neutrons are neutral, have no charge, so they don't deflect without towards any plate. So हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था, इसलिए इनकी फील्ड के अंदर किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन नहीं।